नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर लेसन चल रहा है 6 नंबर डीसी जनरेटर। उसकी अपने अब तक 10 क्लास लगा चुके हैं। 11वीं क्लास के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा आर्मेचर रिएक्शन। लेकिन उससे पहले अपने डेली के 5 क्वेश्चन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो काफ़ी दिन हो गए, लगभग 5-6 दिन हो गए। डेली के 5 क्वेश्चन होते हैं अपने, तो पांचों क्वेश्चन का आज अपने इस क्लास के अंदर मैं आपको जवाब उत्तर बताता हूँ। जैसे कि मैंने लगभग 1 तारीख के आसपास पहली बार आपको 5 क्वेश्चन दिए थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि यदि किसी वायर के प्रतिरोध में n गुणा वृद्धि की जाए तो धारा क्या हो जाएगी। तो प्रतिरोध में अगर अपने n गुणा वृद्धि करेंगे तो धारा, क्योंकि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्रतिरोध अगर n गुणा बढ़ रहा है तो धारा n गुणा हमारी कम हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन था, एक परिपथ को जब अचानक तोड़ा जाता है तो उसके वोल्टेज में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग करना चाहिए। तो जब एक परिपथ को अचानक कभी भी अपने ओपन करते हैं तो वोल्टेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसे अपने सर्ज वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज में वृद्धि को रोकने के लिए अपने एक प्रतिरोधक आता है, आप उसका नाम लिख लीजिएगा, वेरिस्टर प्रकार का प्रतिरोधक। तो हमें वो यूज करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, लेड व टिन के गलनांक बिंदु क्या क्या है। तो लेड का और टिन का गलनांक बिंदु आप अपनी बुक में देखोगे तो पता चलेगा, ये आपको याद ही करना चाहिए। लेड का लगभग 420 डिग्री के आसपास है और टिन का 237 डिग्री सेल्सियस है। चौथा क्वेश्चन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं व इसका सूत्र। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको देखनी हो तो मैंने पहला चैप्टर करवाया था इलेक्ट्रिकल के अंदर। उसके अंदर तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फार्मूला देखा था कि Vd बराबर I बटे N इंटू ई इंटू ए, जहाँ I होती है विद्युत धारा, N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, E होता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, और A होता है कितने एरिया में से करंट का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ से अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल कर आती है। इसके बारे में अपने शायद पहले चैप्टर में पूरे विस्तार से पढ़ा था। तो हमारा क्वेश्चन था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं वह इसका सूत्र। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पढ़ चुके हैं, और अगर इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो मैं इसका उस क्लास का लिंक दे दूंगा इस क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये बताया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन था, किसी चालक के प्रतिरोध व प्रतिरोधकता के बीच कैसा ग्राफ बनता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपस में समानुपाती होते हैं। जिस पदार्थ का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोधकता भी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा। तो इनके बीच अगर अपने ग्राफ देखेंगे तो एकदम रैखिक ग्राफ बनेगा, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश के अंदर लीनियर। तो ये लीनियर ग्राफ बनने वाला है, इसको आप याद कर लीजिए। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए थे हमारे। उसके बाद नेक्स्ट दिन हमने 5 क्वेश्चन और किए थे कि ओपन सर्किट में क्या उपस्थित होता है, धारा या वोल्टेज या दोनों। तो ओपन सर्किट की अगर बात करें तो ओपन सर्किट के अंदर धारा तो बिल्कुल जीरो होती है, परंतु वोल्टेज वहाँ विद्यमान होती है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज जरूर होती है परंतु धारा नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फ्यूज को परिपथ के यदि समांतर में लगा दें तो क्या होगा। तो फ्यूज को कभी भी अपने समांतर में नहीं लगाते, अपने फ्यूज को सदैव ही सीरीज क्रम में लगाते हैं। लाइन के हमेशा श्रेणी क्रम में फ्यूज का संयोजन किया जाता है। अगर उसको समांतर में लगा देंगे तो फ्यूज हमारा काम ही नहीं करेगा। जब हाई करंट का फ्लो होगा तो उस समय जो फ्यूज लगा होता है उसका कार्य होता है परिपथ को तोड़कर परिपथ की रक्षा करना। खुद मेल्ट हो जाता है और परिपथ को वो बचा लेता है। परंतु अगर समांतर क्रम में लगा देंगे तो परिपथ की वो सुरक्षा नहीं करेगा और ना ही वो मेल्ट हो पाएगा हाई करंट पर। इसलिए फ्यूज को कभी भी समांतर में नहीं लगा सकते। तीसरा क्वेश्चन था, एक आर प्रतिरोध को n टुकड़ों में तोड़ दें तो एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका एक टुकड़े का प्रतिरोध हो जाएगा R/N।
चौथा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन कैसे होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ होती है, यानी माइनस से प्लस की ओर होती है। पांचवा क्वेश्चन था लीकेज धारा का मान भारतीय विद्युत नियमानुसार एसी सप्लाई में कितना होता है। तो आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार हमारे कंपटीशन में पूछा गया है कि जो लीकेज करंट है IL, उसका मान टोटल जो करंट होता है उसका 5000वां हिस्सा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीकेज करंट। ये तो है AC के लिए। अगर आपसे DC का पूछ लिया जाए तो लीकेज करंट का मान टोटल करंट से 2000वां हिस्सा, ये DC के लिए है। तो दोनों को याद करना है, AC और DC के लिए। AC के लिए तो 5000वां हिस्सा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और DC के लिए 1/2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे 2 तारीख को शायद कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट हमने 5 क्वेश्चन फिर पढ़े थे। आप जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ साथ साथ में नोट करते जाइए, और उनका अगर उत्तर आपको आता है तो वो लिख लीजिए, वरना मैं जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से लिख लीजिए। एक क्वेश्चन था, कौन सा ऐसा अचालक है जो अचालक होते हुए भी ऊष्मा का अच्छा चालक है। सामान्यतः जितने भी अपने अचालक होते हैं वो ऊष्मा के भी अचालक होते हैं, अर्थात ऊष्मा का उसमें अच्छे ढंग से प्रवाह नहीं हो पाता, और वही चालक अच्छा कहलाता है जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, यानी जो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है परंतु हीट को बाहर नहीं आने देता, वो अच्छा अचालक है। लेकिन एक ऐसा अचालक भी है जो अचालक है परंतु ऊष्मा का चालक है, जिसे अपने बोलते हैं अब्रक माइका, जिसका यूज अपने इलेक्ट्रिक प्रेस में जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका आधार होता है वो अब्रक का ही बना होता है, वो हीट को ट्रांसफर कर देता है सोल प्लेट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन था, सबसे हल्की गैस जिसका उपयोग मशीन की बॉडी को ठंडा करने के लिए करते हैं। तो सबसे हल्की गैस की बात करें तो अपने हाइड्रोजन, जिसका यूज मशीन की बॉडी को ठंडा करने के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 2000 के विद्युत विभाग के एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 2012। तीसरा क्वेश्चन था, अचालक वर्ग F का उच्च तापमान सहनमान फारेनहाइट में क्या होगा। तो फारेनहाइट में ज्ञात करना है तो इसका पहले आप सेल्सियस में मान याद कीजिएगा। ये सारणी मैंने करवाई थी आपको, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जो वाई वर्ग है A, E, B, F, H, C, ये 7 वर्ग हैं अचालकों को इन 7 वर्गों में बांटा गया है। वाई वर्ग की बात करें अपने अगर तो 90 डिग्री सेल्सियस इसकी मैक्सिमम रेटिंग होती है। ए वर्ग की 120, ई वर्ग की 130 और 155 नहीं सॉरी ए वर्ग का 105 होता है, ई वर्ग का 120, बी वर्ग का 130 और एफ का 155, एच 180 और सी का 200 से 250 मैक्सिमम होता है, या 250 से भी ज़्यादा होता है, 250 से भी ज़्यादा होता है। तो अपने से पूछा है एफ वर्ग का तापमान सहनमान फारेनहाइट में, तो सेल्सियस में तो है 155, इसको आप फारेनहाइट में चेंज करोगे तो फार्मूला बता देता हूँ, C/5 बराबर F - 32/9। तो C का मान 155 है तो 155/5, और यहाँ से आप F का मान आसानी से ज्ञात कर लेना, जितना भी आएगा उतना F में फारेनहाइट में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलिकॉन व जर्मेनियम के वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी फॉरबिडन एनर्जी के पूछा है। तो सिलिकॉन का आप नोट करोगे तो सिलिकॉन का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक लेसन किया था हमने चालक अचालक और अर्धचालक का, वहाँ बहुत विस्तार से किया था हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसका लिंक भी आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था, एक अर्धचालक किस तापमान पर अचालक की भांति काम करते हैं। तो एक अर्धचालक किस तापमान पर, तो वो तापमान होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन। तो 0 डिग्री केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई भी अर्धचालक अचालक की भांति काम करता है। अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है तो अर्धचालक जो होता है वो चालक की भांति काम करने लग जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो 5 क्वेश्चन थे वो थे ताप गुणांक की SI यूनिट क्या है। ताप गुणांक की अगर SI यूनिट की बात करें तो अपना जो
ऐसा यूनिट है। तापमान की अगर बात करें तो केल्विन होता है, और ताप गुणांक की बात करें, अल्फा की बात करें तो प्रति डिग्री केल्विन, यानी 1 डिग्री केल्विन इसका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन था पृथ्वी का पोटेंशियल किस प्रकृति का होता है। तो पृथ्वी का पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है उसके अंदर, और नेगेटिव और जीरो, उसका अगर अपने मैग्नीट्यूड की बात करें तो जीरो पोटेंशियल माना जाता है पृथ्वी का। तीसरा क्वेश्चन था मानव शरीर का प्रतिरोध कितना माना गया है। तो मानव शरीर का जो प्रतिरोध है वो 1000 ओम, सबको पता है। चौथा क्वेश्चन था 1 ओम में कितने किलो ओम होते हैं। चौथा क्वेश्चन जो हमारा था उसमें पूछा गया था कि 1 ओम में कितने किलो ओम होते हैं। तो 1 ओम बराबर 0.001 किलो ओम, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन था शॉर्ट सर्किट प्रतिरोध में क्या शून्य होता है, वोल्टेज या धारा या दोनों। तो शॉर्ट सर्किट में कभी भी धारा शून्य नहीं हो सकती, वोल्टेज शून्य होता है। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन हमने 5 क्वेश्चन और मैंने ग्रुप में भेजे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था फ्यूज का लगभग ऑपरेटिंग टाइम कितना होता है। तो फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.002 सेकेंड। ये फिक्स नहीं है, परंतु ये ऐसा माना जाता है कि लगभग इतने टाइम में एक फ्यूज है वो ऑपरेट हो जाता है, 0.002 सेकेंड। दूसरा टेम्परेचर था किस तापमान पर एक फ्यूज का रेटिंग फैक्टर 0 होता है। तो रेटिंग फैक्टर फ्यूज वाले टॉपिक में हमने किया था 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ्यूज का रेटिंग फैक्टर होता है वो 0 होता है। अगर आपको नहीं पता रेटिंग फैक्टर, तो रेटिंग फैक्टर का एक फार्मूला बता देता हूँ। रेटिंग फैक्टर बराबर रेटिंग फैक्टर अगर अपने इसका फार्मूला करें तो इसका फार्मूला होगा रेटिंग फैक्टर बराबर फ्यूज की मैक्सिमम करंट या फ्यूज की रेटिंग बोल सकते हैं बटे सामान्य परिपथ धारा। यानी फ्यूज की अगर आपको रेटिंग निकालनी हो तो रेटिंग फैक्टर के अंदर जो नॉर्मल करंट चलती है हमारे परिपथ में उसका अगर गुना कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फ्यूज की रेटिंग निकल जाती है। तो रेटिंग फैक्टर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लोज एक्सेस फ्यूज का रेटिंग फैक्टर कितना होता है। तो क्लोज एक्सेस फ्यूज का लगभग रेटिंग फैक्टर होता है 1.23। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे आईटी के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन था यदि किसी मशीन की बॉडी से धारा प्रवाहित हो रही है तो यह धारा क्या कहलाएगी। अगर कोई मशीन की बॉडी से धारा प्रवाहित होती है तो उसे हम बोलते हैं लीकेज करंट, जिसके बचाव के लिए हम ELCB या RCCB का यूज किया जाता है लीकेज करंट से बचाने के लिए। उसके बाद था MCB व MCCB की करंट रेटिंग कितने एम्पियर की होती है। तो MCB की जो करंट रेटिंग है वो लगभग 5 एम्पियर से 65 एम्पियर या 63 एम्पियर तक ये MCB अपने को प्रयोग में ली जाती है। और MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसका यूज 63 एम्पियर से लगभग 2500 एम्पियर तक इसका यूज किया जाता है। यानी 2500 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट पर ये ऑपरेट हो जाती है। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट दिन हमने 5 क्वेश्चन किए थे जो मैं आपको अभी बताते हैं अपने। श्रेणी क्रम में यदि कोई प्रतिरोध शॉर्ट हो जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम या अधिक। तो श्रेणी क्रम में यदि कोई प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए तो कुल प्रतिरोध हमेशा ही घट जाता है। समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए तो वह परिपथ ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। उस कंडीशन में भी प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था धनायन के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी या अधिकता। तो धनायन के पास हमेशा ही इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी वो धनायन कहलाया है। तीसरा क्वेश्चन था यदि कोई लोड धारा अधिक लेता है तो उस समय धारा हो जाएगी कम या अधिक या कोई परिवर्तन नहीं। अगर लोड ज़्यादा है तो धारा भी अधिक होगी। चौथा क्वेश्चन था प्रतिरोध व धारा के मध्य कैसा ग्राफ बनता है। तो प्रतिरोध और धारा आपस में आपको पता है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर किसी परिपथ के अंदर प्रतिरोध ज़्यादा है तो धारा ही सदैव उसमें कम चलेगी। तो अगर इसमें अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा जिसे हम इस ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला।
सॉरी ऐसा नहीं बनेगा। इसका ग्राफ अगर देखेंगे तो हमारा ग्राफ इसका बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा लगभग। नहीं, इसका अगर अपने ग्राफ देखें ये ग्राफ बनेगा। तो धारा और प्रतिरोध के मध्य देखा जाए तो अपने ये ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ अपने प्रतिरोध मान लेते हैं, ये y अक्ष पर धारा को ले लेते हैं। तो प्रतिरोध का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है धारा का मान वैसे वैसे घट रहा है। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम बोलते हैं हाइपरबोला, अति परवलय बोलते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं, इसके अंदर पूछ लेते हैं कि ग्राफ के बारे में पूछ लेते हैं। तो हाइपरबोला इस प्रकार से ग्राफ होता है, ये ऐसा ग्राफ होगा तो ये परबोला ग्राफ बोलते हैं, परवलय। इस प्रकार से ये ग्राफ आपको याद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन था हमारा कि इंटरमीडिएट स्विच के अंदर पांचवा टर्मिनल कौन सा होता है। तो इंटरमीडिएट के अंदर वैसे तो 4 ही टर्मिनल होते हैं जिनको अपने अलग अलग पोजीशन के अंदर यूज करके एक कोई स्विच को 3 स्थान से कंट्रोल करवा सकते हैं। 3 स्थान से कंट्रोल करवाना है तो एक तो इंटरमीडिएट स्विच चाहिए और 2 टू वे स्विच चाहिए। तो अपने कोई भी लैंप को 3 स्थान, एक स्थान ये रहा, एक ये रहा और तीसरा ये रहा, तो 3 स्थान से कोई भी लोड को ऑपरेट करवाना है तो वहाँ इंटरमीडिएट स्विच का यूज होता है। उसमें सामान्यतः 4 ही टर्मिनल होते हैं, परंतु कई बार 5वां टर्मिनल भी होता है जो कि अर्थ के लिए यूज में लेना चाहिए। वो 5वां टर्मिनल कौन सा होता है, वो अर्थ के लिए होता है। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने 5 क्वेश्चन मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, 3-4 व्हाट्सअप ग्रुप हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूँ उस ग्रुप में। तो ये आगे नेक्स्ट दिन 5 क्वेश्चन थे हमारे। समांतर क्रम में एक प्रतिरोध अगर ओपन हो जाए तो कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समांतर में अगर एक प्रतिरोध ओपन हो जाता है तो कुल प्रतिरोध घट जाता है, सॉरी कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। एक प्रतिरोध ओपन हो जाएगा तो कुल प्रतिरोध हमारा बढ़ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, समांतर क्रम में एक प्रतिरोध शॉर्ट हो जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, श्रेणी में अगर शॉर्ट हो जाए एक प्रतिरोध तो कुल प्रतिरोध घट जाता है, लेकिन समांतर में एक प्रतिरोध अगर शॉर्ट हो जाए तो प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा घट जाएगा, 0 के आसपास पहुंच जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, यदि समांतर में क्रम में हम अनेक प्रतिरोध जोड़ते ही जाएं तो प्रैक्टिकली वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो क्या होता है, समांतर में हम चाहे कितने ही प्रतिरोध जोड़ें वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम मानते हैं समांतर में वोल्टेज का मान प्रत्येक लोड पर बराबर रहता है, परंतु जैसे से अपने अगर प्रतिरोध जोड़ते ही जाएंगे तो प्रैक्टिकली देखा जाएगा तो वोल्टेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन था, 5 प्रतिरोध को पहले श्रेणी में जोड़ा बाद में समांतर में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये क्वेश्चन है, ये आपको करना चाहिए और एक बार आप कीजिएगा इसको। उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। थोड़ा हिंट चाहिए तो मैं बता देता हूँ। 5 प्रतिरोध को पहले श्रेणी में कोई भी 5 प्रतिरोध मानो, यानी कि बराबर मान के मानने हैं। कोई 10 ओम का मान सकते हो तो टोटल प्रतिरोध आप श्रेणी में निकालिए, समांतर में निकालिए। और श्रेणी में ज़्यादा आता है या समांतर में ज़्यादा आता है, देखिए ज़्यादा में से कम को घटाकर बटे में जो पहले प्रतिरोध था यानी श्रेणी का था वो बटे इंटू 100। तो इस प्रकार से करोगे, यानी सीरीज क्रम में कितना था बटे पैरेलल क्रम में कितना है बटे सीरीज क्रम इंटू 100। इस प्रकार कीजिएगा तो बताइएगा कुल कितना प्रतिशत में कमी आएगी। 5वां था, वॉयलेट रंग वाले कार्बन प्रतिरोध की टॉलरेंस कितनी होती है। तो वॉयलेट रंग वाले कार्बन प्रतिरोध की अगर अपने टॉलरेंस की बात करें तो इसकी टॉलरेंस होती है 0.10%। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैंने 5 क्वेश्चन फिर ग्रुप में भेजे थे और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे जवाब भी दिए हैं। पर्सनली मेरे नंबर पर भेजकर उनके उत्तर काफ़ी अच्छे जवाब भी दिए हैं, लगभग सभी उत्तर वो बता भी देते हैं। क्वेश्चन था नेक्स्ट दिन हमारा कि पहला, यदि किसी परिपथ में 50 मिली एम्पियर धारा किसी 2 किलो प्रतिरोध में से प्रवाहित हो रही हो तो प्रतिरोध के मध्य कितना विभवांतर होगा। तो 50 मिली एम्पियर यानी 50 × 10⁻³ ये हमारी करंट है
और रेजिस्टेंस का मान है 2 किलो ओम यानी 2000 ओम। तो वोल्टेज ज्ञात करनी है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 × 10⁻³ इंटू 2000। इसको जब आप हल करोगे तो पता चलेगा वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट निकल कर आएगी। दूसरा क्वेश्चन था किसी पदार्थ में प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत अच्छे ढंग से मैं करवा चुका हूँ। लेसन नंबर शायद हमारा था 2, जिसमें प्रतिरोध के बारे में मैंने बताया था और कहा था प्रतिरोध 4 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एक कोई चालक के एरिया पे डिपेंड करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, और एक टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है, और एक चालक का किस किस्म का बना है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी चालक की प्रकृति। तो 4 बातों पर डिपेंड करता है प्रतिरोध। तीसरा क्वेश्चन था किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध तो सदैव ही पदार्थ किस प्रकृति का बना है, किस धातु का बना है, किस किस्म का बना है उस पर डिपेंड करेगा। यानी जो प्रतिरोधकता होती है वो केवल और केवल प्रकृति पर निर्भर करती है कि चालक पदार्थ की क्या प्रकृति है, किस किस्म का वो बना हुआ है, किस धातु का वो बना हुआ है। तो प्रतिरोधकता कभी भी टेम्परेचर से या लंबाई से या एरिया से परिवर्तित नहीं होती है। टेम्परेचर से थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, लेकिन अपने टेम्परेचर को 20 डिग्री टेम्परेचर पर अपने सभी पदार्थों की प्रतिरोधकता ज्ञात करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्रतिरोधकता सदैव पदार्थ की किस्म पर निर्भर करती है। चौथा क्वेश्चन था लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है। तो लो वोल्टेज केबल की वोल्टेज रेटिंग 1000 वोल्टेज होती है। हाई वोल्टेज केबल में किस प्रकार का इंसुलेशन प्रयोग करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, तो हाई वोल्टेज केबल में पेपर इंसुलेशन का यूज करना चाहिए। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट दिन मैंने फिर 5 क्वेश्चन भेजे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है। तो प्रथम नियम ये आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन बहुत विस्तार से करवाया है। डीसी थ्योरी लेसन के अंदर अगर आप जाओगे तो वहाँ किरचॉफ के नियम की 1 घंटे की क्लास मिलेगी, वहाँ आप देखिएगा। न्यूमेरिकल भी करवाए थे मैंने और प्रथम और सेकंड नियम दोनों ही बहुत विस्तार से बताए थे। दूसरा क्वेश्चन था विभवांतर का क्या सूत्र होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है साई ए माइनस साई बी। साई का मतलब होता है ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, यानी कोई पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, और बी पर कितना पोटेंशियल है, उन दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था परमाणु व आयन में क्या अंतर है। परमाणु जो है अपने उसमें चार्ज है या नहीं है। परमाणु के अंदर अगर अपने देखें स्वतंत्र अवस्था में परमाणु में कोई भी आवेश नहीं होता, परंतु उस परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन की कोई कमी हो जाए या उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए तो उसमें चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव या फिर आएगा नेगेटिव। तो अब उस कंडीशन के अंदर अपने उसको आयन बोलते हैं। एक क्वेश्चन था हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धारा का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम डीसी धारा का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आज तक जितने भी मैंने 5 क्वेश्चन भेजे थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद आपको समझ में भी आए होंगे, और फिर भी अगर नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेसन हमारा चल रहा है 6 नंबर, क्लास नंबर हमारी आज की 11 है। टॉपिक है हमारा आज का, लेसन था डीसी जनरेटर, उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा आर्मेचर का रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन की बात करें, अब तक हम 10 क्लास के अंदर पूरे विस्तार से डीसी जनरेटर को पढ़ चुके हैं। अभी इसकी 3 या 4 क्लास और भी लगने वाली है। तो आर्मेचर रिएक्शन को हम पूरे विस्तार से समझते हैं। देखो साथियों, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो आर्मेचर रिएक्शन है वो यानी कि आर्मेचर कुछ ना कुछ रिएक्शन करने वाला है। अब आर्मेचर एक डीसी जनरेटर में क्या कुछ रिएक्शन करता है उसके बारे में अपने सीखते हैं। देखो साथियों, क्या होता है, ये अब तक अपने पढ़ चुके हैं कि डीसी जनरेटर के अंदर हमारे फील्ड पोल होते हैं। ये माना एन पोल, ये हमारा एस पोल। इसके मध्य में आर्मेचर स्थापित होता है जो कि चुंबकीय फ्लक्स को काटकर अपने अंदर जो वाइंडिंग होती है लेप या वेव, उसके अंदर वोल्टेज पैदा करता है। ये हमारा आर्मेचर है। यहाँ आर्मेचर की वाइंडिंग के सारे सिरे कम्यूटेटर पर आकर सोल्डर हो जाते हैं
और कम्यूटेटर के बाहर 2 ब्रश लगे होते हैं जिनसे अपने आउटपुट में वोल्टेज बाहर ले लेते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है बेसिकली कि जब तक अपने आर्मेचर पर कोई लोड नहीं जोड़ते, ये हमारे आर्मेचर के 2 टर्मिनल हैं, जब तक अपने लोड का जो स्विच है वो ओपन रखते हैं तब तक आर्मेचर वाइंडिंग में कोई धारा नहीं चलती है। होता क्या है कि जब चुंबकीय क्षेत्र है इसके मध्य आर्मेचर को अगर अपने घुमाते हैं तो आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपनी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज तो पैदा कर लेता है, परंतु जब तक अपने लोड इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे आर्मेचर की वाइंडिंग्स में कोई भी धारा नहीं चलती है। लेकिन जैसे ही अपने लोड इसमें जोड़ देते हैं, लोड का स्विच ऑन कर देते हैं, तो वैसे ही क्या होता है आर्मेचर की वाइंडिंग में धारा चलनी स्टार्ट हो जाती है। अब एक तो मुख्य जो पोल हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आर्मेचर ने काटा है। इस मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। वो डीसी सप्लाई या तो आर्मेचर जो पैदा करता है वो दे सकते हैं, जिसे अपने सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोलते हैं, 3 प्रकार के अपने पढ़ भी चुके हैं, या इसको सेपरेटली कहीं अलग से डीसी सोर्स अपने दे देते हैं तो भी ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को आर्मेचर काट कर अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करता है, वो वोल्टेज अपने कार्बन ब्रश के माध्यम से बाहर ले लेते हैं। परंतु जैसे ही लोड को जोड़ा जाता है आर्मेचर के बीच में तो आर्मेचर की उस वाइंडिंग में धारा चलनी प्रारंभ हो जाती है। पहले तक तो धारा नहीं चल रही थी जब तक अपने लोड नहीं जोड़ा था, परंतु जैसे ही लोड को अपने आर्मेचर के साथ कनेक्ट करेंगे वैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग में धारा चलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आर्मेचर वाइंडिंग में धारा चलेगी तो आर्मेचर भी स्वयं का एक खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र जरूर पैदा करेगा, क्योंकि ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बता दिया था कि जहाँ धारा होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र जरूर होगा। तो यहाँ एक तो पोलों का चुंबकीय क्षेत्र है। अगर मैं बात करता हूँ पोलों की, तो पोलों का चुंबकीय क्षेत्र एकदम स्टेबल है, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो रोटेट नहीं कर रहा, वो इस प्रकार से है। आर्मेचर का फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र वो इस प्रकार से है। ये मुख्य फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र है, ये फील्ड का मैग्नेट है। परंतु आर्मेचर में जैसे ही लोड कनेक्ट करेंगे तो आर्मेचर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करने वाला है। उस आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि वो लगातार रोटेट कर रहा है, तो आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र भी रोटेट करेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आर्मेचर का वो इस प्रकार से होगा। एक पोल के पास में तो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे पोल के पास में एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जो आर्मेचर जो सप्लाई पैदा करता है तो आर्मेचर जिस पोल के प्रभाव में जो वाइंडिंग होती है वो एक तो या तो पॉजिटिव होगा यानी क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो एक साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे साइड में एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। ये आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड है। ये तभी पैदा होगा जब आर्मेचर पर अपने लोड जोड़ेंगे। जब तक लोड नहीं जुड़ा तब तक ये कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता। आर्मेचर फील्ड होता है परंतु आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता जब तक अपने लोड नहीं जोड़ा। परंतु जैसे ही लोड जोड़ेंगे आर्मेचर अपना चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर लेगा। अब ये चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर का है और ये फील्ड का है। तो लोड जोड़ने के कारण जो अब मुख्य पोल का जो चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास जो टोटल निकल कर आएगा वो डिस्टोर्ड हो जाएगा, यानी कि वो अब चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिस्टोर्ड। यानी कि जो एनसेस की तरफ जाना चाहिए था चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल स्टेबल तरीके में, वो अब डिस्टोर्ड हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ फैला फैला सा हो जाएगा। तो इस प्रभाव को ही हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अब ये जो फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस प्रकार से हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर ने कुछ रिएक्शन किया है फील्ड पोलों पर, फील्ड पोल के मैग्नेटिक फील्ड पर, जिसके कारण उसने आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र को डिस्टोर्ड कर दिया। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, जो हमारी आउटपुट में जो तो अब इस फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा कि जो टोटल जो हमारे पास आउटपुट में जो वोल्टेज आनी चाहिए थी, अब उस वोल्टेज का जो मान है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा।
पहला इफेक्ट तो ये पड़ने वाला है। दूसरा इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि जो हमारे जो ब्रशेज हैं, कार्बन के जो ब्रशेज बने हैं, इन ब्रशेज पर स्पार्किंग होगी, इन ब्रश पर स्पार्किंग होगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो प्रभाव है, इस प्रभाव को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। कि जब आर्मेचर पर लोड जोड़ दिया जाता है तो आर्मेचर क्या काम करता है, अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है कि जो मुख्य पोल का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो डिस्टोर्ड हो जाता है। मुख्य पोल का जो चुंबकीय क्षेत्र था वो डिस्टोर्ड हो जाता है। उसके कारण आउटपुट वोल्टेज कम, ब्रशों पर स्पार्किंग होने लग जाती है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अगर आपको एक लाइन में लिखना हो तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब आर्मेचर पर लोड जोड़ दिया जाता है तो आर्मेचर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करता है जो कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है, क्योंकि उसके अपोजिट में ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, विरोध करता है। इस प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। ये आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट पड़ता है। अब आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वह मुख्य तौर से दो प्रकार के प्रभाव डालता है। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार के प्रभाव डालता है। एक नंबर तो होता है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। एक जो होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे डिस्टोर्ड इफेक्ट भी बोलते हैं। डिस्टोर्ड इफेक्ट, एक तो इफेक्ट ये डालेगा। दूसरा इफेक्ट डालता है डी मैग्नेटिक इफेक्ट। डी मैग्नेटिक इफेक्ट, अभी इन दोनों के बारे में अपने पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। अगर अपने क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें या डिस्टोर्ड इफेक्ट की बात करें तो ये जो इफेक्ट है ये कम लोड पर होगा। यानी अगर लोड का मान थोड़ा कम है तो उस समय जो आर्मेचर जो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा वो भी कम ही बनाएगा, और मुख्य पोल को जो डिस्टोर्ड करने वाला है वो भी कम करेगा। तो ये जो इफेक्ट है क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट या डिस्टोर्ड इफेक्ट, ये कम लोड पर होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ी सी अपने एक बात की चर्चा और कर लेते हैं। देखो साथियों, मैंने आपको एमएनए के बारे में पूरे विस्तार से चुंबक के वाले लेसन में परिभाषाएं की थी। हमने शायद वो 2 क्लासेज में उसकी परिभाषाएं अपने कंप्लीट की थी। वहाँ मैंने एक एमएनए की डेफिनेशन बताई थी और मैंने उस समय यह भी कहा था कि जो एमएनए है इसके बारे में अपने डीसी जनरेटर में और विस्तार से पढ़ेंगे। एमएनए मैंने वहाँ बताया था मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हिंदी में चुंबकीय उदासीन अक्ष बोला जाता है। यह अक्ष क्या होती है कि जो मुख्य जो पोल हैं उनको मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक अक्ष होती है जिसे हम बोलते हैं एमएनए। इसे हम बोलते हैं एमएनए। तो होता क्या है, जब तक हम आर्मेचर पर लोड नहीं जोड़ते तब तक जो ये हमारा रहा मुख्य पोल का मैग्नेटिक फील्ड का अक्ष, और ये रही एमएनए, ये है एमएनए। ये तब तक ऐसा है जब तक लोड नहीं जोड़ा, परंतु जैसे ही लोड जोड़ दिया जाता है उस समय क्या होता है कि ये जो अक्ष एमएनए यहाँ होनी चाहिए वो कुछ एंगल पर खिसक जाती है। यानी जो ब्रशेज हैं
वो तो वही रहने वाले हैं, परंतु लोड का मान बढ़ा देने पर या लोड लगा देने पर MNA है वो कुछ अंश खिसक जाती है, अपने पहली वाली पोजीशन से कुछ कोण बना लेती है। तो पहली वाली जो पोजीशन थी, इस पोजीशन का अब अपने नया नाम दे देते हैं GNA, जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। एक बार कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर MNA और GNA की फुल फॉर्म ही पूछ ली थी, तो MNA की फुल फॉर्म और GNA की फुल फॉर्म अपने बता चुका हूँ, और चुंबक वाले लेसन में अपने इसको वहाँ कर भी लिया था। तो इस बार क्या हो जाएगा, MNA पहले तो जब तक लोड नहीं जोड़ा था तब तक तो 90 डिग्री का एंगल बना रही थी चुंबकीय अक्ष के बीच में, परंतु जैसे ही लोड जोड़ देंगे आर्मेचर अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा, उसके बाद में MNA जो है वो GNA से कुछ कोण बना लेगी। GNA अब अपने पुराने वाली पोजीशन जो MNA की थी उसको बोल रहे हैं। तो जो एक अपना एक एंगल बना लेती है, यह जो एंगल है अगर इस एंगल का मान ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ये बनता है आर्मेचर रिएक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, यानी लोड का मान भी ज़्यादा है। तो इसका मान अगर कम से कम है तो वो DC जनरेटर के लिए अच्छा है। तो इसको अपने कम करने के लिए भी कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, परंतु अभी अपने ये सीख रहे हैं कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट या डिस्टोर्टेड इफेक्ट क्या होता है, कि जब लोड का मान कम होगा तो जो MNA है वो GNA से कम कोण बनाएगी। GNA से MNA का जो एंगल होगा वो थोड़ा कम होगा, तो उस समय ये इफेक्ट भी थोड़ा कम होगा। तो इस इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट को अगर अपने कम करना है, इसको यानी कि समाप्त करना है या कम करना है, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि जो ब्रशेज हमारे हमेशा ही MNA पोजीशन पे रहते हैं, जो ब्रश होते हैं वो हमेशा ही MNA पोजीशन पे रहने चाहिए। जब तक लोड नहीं जुड़ा था तब तक तो वो MNA पोजीशन पर थे, परंतु लोड जोड़ने पर आर्मेचर रिएक्शन हुआ, उसके कारण वो MNA पोजीशन से कुछ आउट हो गए। उन ब्रशेज को दोबारा से MNA की तरफ लाना है, यानी GNA से MNA की तरफ ब्रशों को खिसकाना है, तो जो कोण है वो कम हो जाएगा, और कोण कम होने के कारण जो आर्मेचर का जो क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट है इसको भी हम कम कर सकते हैं। यानी कि इसको अगर कम करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, ब्रशेज को MNA पोजीशन पर लाना है, MNA पर लाना है, और ये जो लाते हैं हम लाते हैं रोकर प्लेट या रोकर आर्म, एक छल्लाकार पोर्सिलेन का एक बना होता है, उसमें जो ब्रश होल्डर और ब्रश फंसे होते हैं उसको घुमाकर अपने ब्रशेज को MNA पे ले आते हैं। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि ब्रश हमारे MNA पोजीशन पर आ गए? उसका पता ऐसे चलेगा जब स्पार्किंग थोड़ी कम हो जाएगी और वोल्टेज में कुछ सुधार हो जाएगा, तो अपने ये मान सकते हैं कि ब्रशेज जो हमारे हैं वो MNA पोजीशन पर आ गए हैं। परंतु जब लोड का मान ज़्यादा होता है या मान लीजिए कोई बड़ा DC जनरेटर है, तो उस समय ये काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, रिस्की काम है, क्योंकि ब्रशेज को चालू कंडीशन में चलाना यानी MNA पोजीशन पर लाना ये थोड़ा सा अपने को नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए बड़े DC जनरेटर के अंदर अपने ये काम नहीं करते कि ब्रशेज को MNA पोजीशन पर, ये काम अपने छोटे DC जनरेटर में या जब तक लोड का मान कम है तब तक अपने ऐसा कर सकते हैं कि ब्रशेज को MNA पोजीशन पर ला सकते हैं। परंतु बड़ा DC जनरेटर होगा या लोड का मान काफ़ी ज़्यादा है, उस समय ये करना नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए ये काम नहीं किया जाता। ये काम अपने सदैव ही कोई छोटा DC जनरेटर है तब अपने ये काम कर सकते हैं। अब अपने पढ़ते हैं डी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। एक बात और बता देता हूँ कि क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, चलो वो बात अपने अभी थोड़ी देर में दोबारा रिपीट करेंगे। पहले एक बार डी मैग्नेटिक इफेक्ट अपने पढ़ लेते हैं कि डी मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है। डी मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब अपने लोड का मान लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं तो उस समय क्या होगा, जो आर्मेचर के अंदर जो पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान भी बहुत ज़्यादा होगा। अब आर्मेचर में जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेन फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो और ज़्यादा डिस्टोर्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा
कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है मेन पोल का, वो आर्मेचर एक्चुअल में काट ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टोर्ड हो जाएगा मेन फील्ड का चुंबकीय क्षेत्र, तो आर्मेचर में वोल्टेज बनना लगभग बंद ही हो जाएगी। अगर अपने डीमैग्नेटिक इफेक्ट कब होता है कि जब लोड का मान जब बहुत अधिक कर दिया जाए, तो उस समय क्या होगा, लोड एक्चुअल में जुड़ा किससे है, आर्मेचर से जुड़ा है, तो लोड का मान और आर्मेचर करंट का मान अगर अपने सीरीज में देखेंगे जनरेटर में तो इक्वल होगा, शंट में देखेंगे तो भी लगभग इक्वल होगा। तो लोड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा आर्मेचर करंट का मान तो बढ़ना ही है। आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर का जो है वो भी बढ़ेगा। तो जो एमएनए है वो बहुत ज़्यादा जीएनए से जो अपना जो कोण है वो बहुत ज़्यादा बना लेगी। उस कंडीशन में क्या होगा, आउटपुट जो वोल्टेज है वो बहुत कम हो जाएगी और ब्रशेस पर स्पार्किंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। इस प्रभाव को हम बोलते हैं डी मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक माने चुंबकीय और डी माने उसको विचुंबकित कर रहा है। आर्मेचर जो है वो मुख्य जो चुंबकीय क्षेत्र है, मुख्य पोलों का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको डी कर रहा है, यानी उसको विचुंबकित कर रहा है, डी मैग्नेटाइज कर रहा है। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं साथियों डी मैग्नेटिक इफेक्ट। ये कब होगा, जब लोड का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रभाव को यानी डी मैग्नेटिक इफेक्ट, इसको हमें कम करना है, यानी बड़े रूप में देखा जाए तो आर्मेचर रिएक्शन को ही हमें कम करना चाहिए। और बड़ा जो डीसी जनरेटर है उसमें कम करने के लिए बनावट के अंदर ही कुछ चेंजेस किए जाते हैं। वो चेंज क्या है, वो सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमें आर्मेचर रिएक्शन को यदि कम करना है या समाप्त करना है, बिल्कुल जीरो तो फिर भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं हम। आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमें एक वाइंडिंग होती है जिसके बारे में काफ़ी बार हमसे पूछा गया है, जो कि है कंपेसेटिंग वाइंडिंग। ये कंपेसेटिंग वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के अंदर अपने श्रेणी क्रम में करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाला है। अब कंपेसेटिंग वाइंडिंग करने से कैसे आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाएगा, तो इस बात को पूरे ध्यान से आप समझना। देखो साथियों, ये हमारा आर्मेचर है और यहाँ हमारे ये फील्ड इसके दो कार्बन ब्रश आ गए। अपने कंपेसेटिंग जो वाइंडिंग होती है, ये करते तो एक्चुअल के अंदर हम पोल पे हैं, पोल पर भी कर सकते हैं, और लगभग जो बड़ा डीसी जनरेटर होता है उसमें पोल शू काफ़ी बड़ा होता है, तो पोल शू पे करना थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। तो पोल या पोल शू कहीं भी अपने कर सकते हैं, और जो बड़ा डीसी जनरेटर होगा उसमें अपने पोल शू पे करना ये वाइंडिंग ज़्यादा आसान होगा। इसलिए अपनी कंपेसेटिंग जो वाइंडिंग है बड़े डीसी जनरेटर में पोल शू पर कुछ खांचे बनाकर उसमें ये की जाती है कंपेसेटिंग वाइंडिंग। तो ये पोल शू पर कैसे की जाती है आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअल में जो इसका जो कनेक्शन है कंपेसेटिंग वाइंडिंग का, वो होता आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर ही है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर ये मान लीजिए वाइंडिंग है, ये है हमारी कंपेसेटिंग वाइंडिंग। इसको हमें आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ना है, परंतु जोड़ना ऐसे है कि आर्मेचर में जो करंट चले और कंपेसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट चले, उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल विपरीत होनी चाहिए। इस प्रकार से कनेक्शन करना है कि आर्मेचर के अंदर जो करंट की जो डायरेक्शन है, जो लोड की तरफ करंट जा रही थी उसकी जो डायरेक्शन है, और कंपेसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट जो चलने वाली है उसकी डायरेक्शन, हालांकि करंट का मान दोनों में इक्वल होगा, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र भी दोनों का इक्वल होगा, परंतु दोनों में करंट की डायरेक्शन विपरीत करनी है और वो हमें बनावट के समय ही करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कंपेसेटिंग जो वाइंडिंग है उसका संयोजन आर्मेचर के साथ में ऐसा कर दिया। अब अगर आप देखोगे कि आर्मेचर जो करंट जो हमें दे रहा था वो आप देखोगे तो आर्मेचर तो में करंट मान लीजिए आप नीचे की तरफ है, तो इस कंपेसेटिंग वाइंडिंग में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। इस प्रकार से कनेक्शन करना है हमें। तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आर्मेचर का बनेगा और कंपेसेटिंग वाइंडिंग का बनेगा, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होंगे और एक दूसरे को काटने वाले स्वभाव वाले होंगे, क्योंकि दोनों में करंट की डायरेक्शन विपरीत है।
तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि जो आर्मेचर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया था उसको कंपेंसेटिंग वाइंडिंग अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाकर, जो कि लगभग इसके बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों में करंट का मान तो बराबर है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का और आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड आपस में विरोध करने वाले स्वभाव वाले बन जाएंगे और आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर कर आर्मेचर का जो चुंबकीय क्षेत्र था उसको ख़त्म कर देंगे। कौन कर देगा? कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। देखो साथियों, है क्या कि अपने जो आर्मेचर का जो रिएक्शन है वो पैदा इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्मेचर में एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है लोड लगाने के कारण, परंतु ये जो आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे कोई काम नहीं आ रहा। मुख्य पोल का तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे काम आ रहा है, उसको काटकर आर्मेचर अपने वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा कर रहा है, परंतु जो आर्मेचर में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है लोड लगाने से वो कोई काम नहीं आ रहा, वो एक विपरीत प्रभाव डाल रहा है जिसे अपने आर्मेचर रिएक्शन बोला है। तो इसे अपने अब ख़त्म कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको ख़त्म करना है तो इसके विपरीत दिशा में एक मैग्नेटिक फील्ड और बना दिया जाए जो कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग बना देती है, तो उसके द्वारा हम इस मैग्नेटिक फील्ड को, आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड को ख़त्म कर सकते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बनाकर। वह चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के चुंबकीय क्षेत्र का बिल्कुल विपरीत प्रभाव डालने वाला है। इसे बोला जाता है साथियों डी मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है और किस प्रकार से ये काम करता है। तो यहाँ से अपने आर्मेचर रिएक्शन ये प्रभाव ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी एक बात और बता देता हूँ साथियों, जैसे मान लीजिए आर्मेचर अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आर्मेचर की जो डायरेक्शन मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज दिशा में अब मान लीजिए आर्मेचर को एस पोल प्रभाव में आने वाला है। आर्मेचर की जो कोई वाइंडिंग है वो एस पोल प्रभाव में आएगी, तो इस एस पोल को हम बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। अब आर्मेचर क्लॉकवाइज में घूमकर एस पोल के प्रभाव में आने वाली है आर्मेचर की मान लीजिए कोई वाइंडिंग, तो उसको जिस पोल के प्रभाव में आती है उसको हम बोलते हैं लीडिंग पोल टिप। छोटे रूप में अपने एलपीटी बोलते हैं, लीडिंग पोल टिप। और जो पोल पहले चला गया था, आर्मेचर जिस पोल से हटकर दूसरे पोल की तरफ आया वो तो लीडिंग हो गया, और जिस पोल को पीछे छोड़ चुका है उसको अपने बोलते हैं ट्रेलिंग पोल टिप, यानी पिछड़ा हुआ पोल। दोबारा सुनिए साथियों, आर्मेचर अपना रोटेट कर कर जिस पोल के प्रभाव में अब आने वाला है, जिस पोल के प्रभाव में आने वाला है उसको बोलेंगे लीडिंग, और जिसको वो पीछे छोड़ चुका है उसको बोलते हैं अपने ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये लीडिंग और ट्रेलिंग अपने इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जो अपना एक 12वीं जो क्लास आएगी उसमें अपने कम्यूटेशन इफेक्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी कि लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप का क्या उद्देश्य है। लेकिन यहाँ आप समझोगे तो पता चलेगा कि आर्मेचर जो रिएक्शन जो प्रभाव है ये ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ तो ज़्यादा होता है, और लीडिंग जो पोल नेक्स्ट आने वाला है उस पर ये प्रभाव कम होता है। तो आप कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि TPT यानी ट्रेलिंग पोल टिप की तरफ तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो ट्रेलिंग पोल टिप पर ज़्यादा होगा, और लीडिंग LPT पर ये जो इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्शन वो क्या होगा? कम होगा। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर 7वां जो है वो DC मोटर होगा, उसमें पढ़ेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन तो वहाँ भी होगा, वहाँ जो ट्रेलिंग पोल टिप होगा वहाँ आर्मेचर रिएक्शन कम होगा और लीडिंग पोल टिप पर आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा होगा। अब ये जो TPT है या LPT है ये आप समझोगे तभी आपको नेक्स्ट जो हमारा इफेक्ट पड़ने वाला है DC जनरेटर में कम्यूटेशन, वो आपको बेहतर समझ में आएगा। वहाँ हम देखेंगे कि हम इंटरपोल लगाएंगे और हम आर्मेचर रिएक्शन को साथियों कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा भी ख़त्म कर सकते हैं, और इंटरपोल द्वारा भी इसको कम किया जा सकता है। ये इंटरपोल एक्चुअल में तो कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए लगाते हैं, परंतु इंटरपोल अगर लगा दें तो ये आर्मेचर रिएक्शन को भी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। अब ये कैसे कम करते हैं इंटरपोल?
वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जब अपने कम्यूटेशन इफेक्ट करेंगे वहाँ अपने सीखेंगे कि मुख्य पोल के बीच में कुछ और पोल लगाए जाते हैं जिसका संयोजन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में ही होता है, और उसकी ध्रुवता यानी पोलरिटी इंटरपोल की किस प्रकार से रखते हैं वो अपने सीखेंगे जब अपने कम्यूटेशन इफेक्ट पढ़ेंगे। परंतु इंटरपोल एक चीज़ है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिया जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें ऑप्शन में है एक तो कंपेसेटिंग वाइंडिंग करेंगे, एक ऑप्शन में है इंटरपोल लगा देंगे, एक ऑप्शन में है कंपेसेटिंग वाइंडिंग व इंटरपोल दोनों लगा देंगे। तो आपको उत्तर देना है कंपेसेटिंग व इंटरपोल दोनों लगा देंगे तो आर्मेचर रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और अपना जो डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज भी बढ़ा देगा और जो ब्रशेस पर स्पार्किंग हो रही थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा वो कम कर देगा। तो ये हमारा आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट था डीसी जनरेटर के अंदर। दोबारा से फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो मुख्य चुंबकीय क्षेत्र था उसके बीच में जब आर्मेचर ने उसको काट कर अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा कर ली, परंतु लोड जब तक नहीं लगाया तब तक तो जीएनए और एमएनए की कोई पोजीशन थी वो बिल्कुल 0 डिग्री पर थी। परंतु जैसे ही लोड लगा दिया तो एमएनए जो है वो जीएनए से कुछ अंश खिसक गई है, कुछ थीटा डिग्री वो आगे हो गई है। इसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर ने रिएक्ट किया है मुख्य पोल के चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपने अंदर वोल्टेज पैदा करी और लोड लगाने से उस वोल्टेज के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। वह चुंबकीय क्षेत्र हमारे कोई काम नहीं आ रहा बल्कि एक प्रभाव डाल रहा है कि वो वोल्टेज को कम कर रहा है, ब्रशेस पर स्पार्किंग पैदा कर रहा है, क्योंकि मेन फील्ड का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो डिस्टोर्ड हो चुका है। इसे हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। दो प्रकार के प्रभाव डालेगा, एक तो क्रॉस मैग्नेटिक डालेगा या एक दूसरा डाल सकता है डी मैग्नेटिक। जब तक लोड कम है तब तक तो क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन लोड का मान ज़्यादा कर देंगे तो वो डी मैग्नेटाइज करने लग जाएगा आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र पोलों को। तो इसके बारे में हमने पढ़ा क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट ये तब होता है जब लोड का मान कम होता है। इसको ख़त्म करना है तो ब्रशेस को हमें एमएनए पोजीशन पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रशेस तो जीएनए पोजीशन पर हो चुके हैं। उसको शिफ्ट किया जाता है ब्रशेस को रोकर आर्म या रोकर प्लेट की सहायता से खिसका कर एमएनए पोजीशन पर लाया जाता है। परंतु ये करना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है कि जब लोड का मान ज़्यादा होगा या बड़ा डीसी जनरेटर होगा तो वहाँ स्पार्किंग इतनी ज़्यादा होगी कि हमें रोकर प्लेट को नहीं घुमाना। इसलिए बड़े डीसी जनरेटर में कंपेसेटिंग वाइंडिंग ही कर दी जाती है जो कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, परंतु दोनों की करंट डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होगी। पूछा गया है काफ़ी बार कंपेसेटिंग वाइंडिंग का चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर के साथ कैसे जुड़ता है, तो वो सीरीज क्रम में परंतु विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार ये आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 12वीं क्लास में पढ़ेंगे डीसी जनरेटर का कम्यूटेशन दोष। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपको आज मिल जाएंगे जिसके उत्तर हम नेक्स्ट यूट्यूब क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।